हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं एक जानकारी कि बीपीएससी 3.0 का नोटिफिकेशन आने वाला है फरवरी में, और जहां तक वो मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा है कि अभी तक जो 2 भर्ती पूरी हुई हैं, उन्होंने जो कहा है वो पूरा अपने समय पर किया और जल्द से जल्द उन्होंने ज्वाइनिंग भी दी है। तो बीपीएससी के लिए एकदम सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको 50 डेज का प्लानर यानी कि पूरा रोड मैप देने वाली हूँ कि ये 50 डेज में हमें इतना कवर कर लेना है, और डेली में हमें कितना पढ़ना है, डेली टारगेट भी देने वाली हूँ। तो अगर आप लोग बीपीएससी 3.0 की फुल स्ट्रेटजी जानने के लिए इच्छुक हैं या आप रोड मैप जानने के लिए इच्छुक हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अपना जो रोड मैप बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको रोड मैप या फुल स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर यस ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जो कि हमारे बीपीएससी 3.0 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड DSSB, KVS, EMRS और हमारे सीटेट पेपर 2 के लिए भी 6 to 8 वाली एनसीईआरटी ज़रूरी है। सीटेट पेपर 2 के लिए और अदर के लिए तो सभी एनसीईआरटी ज़रूरी है। मैंने 60 डेज प्लानर भी शेयर किया है DSSB का, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। डेली टारगेट हमारा DSSB का चल रहा है, और जैसा कि अभी बीपीएससी 3.0 आ रहा है तो हम उस हिसाब से अपना प्लानर चलाएंगे। ठीक है, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। हम आज के टारगेट के हिसाब से हमें पॉलिटी के 2 चैप्टर पढ़ने थे, जिसमें से हमने 5 चैप्टर रीड कर लिया है। अब हम अपना 6 चैप्टर रीड करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था गांव का प्रशासन। तो गांव के प्रशासन में हमने क्या क्या पढ़ा था? पटवारी के बारे में, तहसीलदार के बारे में, जिलाधिकारी के बारे में, पुलिस थाना के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। और इसमें हम पढ़ेंगे नगर का प्रशासन। नगर में क्या है? ठीक है, नगर यानी कि आप जानते हो हमारे शहर, उनमें कैसा प्रशासन होता है। ठीक है, इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से की कि वह कैच आउट हो जाएगी। एक शॉर्ट बॉल फेंक दी, कुछ उल्टा ही रहा। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। क्या टूट गई थी? गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे, क्योंकि गली की ट्यूबलाइट टूट गई थी। पिछले हफ्ते उसने उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्चे में से पैसा देना पड़ा था। ठीक है, क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसा देना पड़ेगा? और ये पैसा देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी होती है गलियों में ट्यूबलाइट वगैरह लगाने की? नगर निगम की। उन्होंने सुझाया, यस्मीना खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी वापस आना। यस्मीना खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। कुछ सवाल सुनकर यस्मीना खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ठीक है, जो नगर निगम होती है वह हमारी एक बहुत बड़ी संस्था होती है। बच्चों को कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है इस लेसन में। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, जो नगर निगम होता है वो क्या क्या करता है? सड़कों पर रोशनी व्यवस्था,
कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। कौन? नगर निगम। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारी ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है, ठीक है, और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। कौन? ठीक है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। कौन? नगर निगम। ठीक है, कौन करता है? नगर निगम। कहाँ गए? हाँ, उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे क्या कहते हैं? नगर पालिका। तो नगर निगम किसके लिए होता है? बड़ों शहरों के लिए, और छोटे कस्बों के लिए क्या होता है? नगर पालिका। ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं कहानियों में से हमें अपनी जो पॉलिटी है उसे समझाया जा रहा है, जो हमारे दिमाग में जल्दी से फिट हो जाएगी। उसने कहा हमारे पूरा शहर, जो पूना शहर है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे नगर प्रशासन है, यानी कि नगर निगम है। और छोटे कस्बों में क्या होता है? नगर पालिका होती है। ठीक है। निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। यस्मीना खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम में एक लेख विभाग यानी कि अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेती है। कौन लेता है यह निर्णय? निगम पार्षद। जो ये काम हो रहे हैं इनको करवाने का निर्णय निगम पार्षद का होता है। यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनाए। अस्पताल और पार्क कहाँ बनाए, निर्णय कौन लेगा? निगम पार्षद। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद होता है। आपने उसमें पंचायत में देखा था, उसमें वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड का एक वार्ड पंच होता था, एक वार्ड पंच होता है। यहाँ पर भी शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड का कौन होता है? यहाँ पर पार्षद होता है। कहाँ पर? नगर निगम में। ठीक है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। जो कुछ नियम होते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं वो एक समूह बैठकर उन पर निर्णय लेता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, यानी कि जो कुछ पार्षद हैं उनको मिलकर क्या बनती है? हमारी समितियां बनती हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। किसकी समितियां? पार्षदों की। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद के संपर्क कर सकते हैं। जो एक वार्ड है उसके संपर्क में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं तो वहाँ के लोग पार्षद से संपर्क कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। निर्णय लेने का काम कौन करता है? पार्षद और पार्षद की समितियां। और उन्हें लागू करने का काम कौन करते हैं? आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। इनकी कौन नियुक्ति करता है? सरकार। ठीक है। और जो हमारे पार्षद हैं और जो समितियां हैं ये इनके चुनाव होते हैं। ठीक है। अगर आपने स्थानीय सरकार में जो पंचायती व्यवस्था पढ़ी थी अगर उसको पढ़ा होगा तो उसके नगर प्रशासन सेम वैसे ही है। ठीक है।
जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, जो अभी मैंने बताया। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती है। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीना खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। सब सारे पार्षद मिलेंगे और एक बजट बनाया जाएगा। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। खाला बड़ी खुशी थी, क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव को बांटने का मौका दिया था। ठीक है, यहाँ पे बताया गया जो नगर निगम है उन्हें सैलरी यानी कि पैसा कहाँ से मिलता है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है, टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के पास घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, और साथ ही पानी अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 20-30% पैसा ही आता है। यानी कि जितना भी उसके पास पैसा आता है उसके पास संपत्ति कर से कितना आता है, 25 से 30% पैसा आता है। ठीक है, कर के रूप में ध्यान रखेंगे। ये लाइन आती है सीधी। शिक्षा पर भी कर लगाते हैं। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिए, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समान तरह के कर अधिक देता है। ठीक है, अब शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम ने ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, जैसे जिला विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। कौन? खाला। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीना खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वहाँ जाता है। बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीना खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार था। जैसे कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहे का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगता रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। लोगों का विरोध। यास्मीना खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इस सबसे बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग से किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड पार्षद के पास इस समस्या को ले जाना चाहिए। किसके पास? जो वार्ड पार्षद था। आखिर वोट देकर उन्हें हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले को खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वह अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के
सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी सलाह ले जाना अच्छा है, मतलब किसी इंजीनियर को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त के पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीना खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना पर बैठ जाएंगी। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक, धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाले की मुख्य भूमिका होती है। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला? यास्मीना खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख दिए हैं। ठीक है, किसे रख दिया? निजी ठेकेदार को, मतलब पैसा बचाने के लिए। इसको निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो अब के समय में क्या हुआ है कि पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने निजी ठेकेदार को ये काम दे दिया है, कचरा उठाने का। ठीक है, सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था कि क्यों उनकी इज्जत थी। ठीक है, बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को एक दूसरे कूड़ेदान में डालें। तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक और कांच गलता नहीं है। ठीक है, जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चढ़ पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। आगे पढ़ेंगे वो कहानी, पहले ये पढ़ते हैं। 1994 सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। कब फैला था प्लेग? 1994 में। कहाँ पे? सूरत में। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था।
लोग घरों का एक होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम का काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता था। प्लेग कैसे फैलता था? हवा के जरिए। कब फैला था? 1994 में। कहाँ फैला था? सूरत में। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोग अपनी जान गंवाई थी। बहुत लोगों ने, करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करेगा। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में से दूसरा स्थान सूरत है। चंडीगढ़ पहला है और भारत के सबसे साफ स्थानों में से दूसरा स्थान सूरत है। पहला कौन सा है ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो कहानी हमारी छूटी थी, ठीक है, तो ये था हमारा आज का पॉलिटी का 6th चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा 5th चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, एक चीज़ और है गाइस, ये देख सकते हैं, स्वच्छ भारत एकदम स्वच्छ, एक कदम स्वच्छता की ओर। कब हुआ था ये? हमारा 2 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था, गांधी जयंती पर। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां चलाई जा रही थी। आपके इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, पोस्टर तैयार करें, अपने स्कूल में इसे प्रदर्शित करें। सो थैंक यू गाइस। आज ये थी आज की क्लास। तो आज का हमारा डेली टारगेट के हिसाब से हमारी पॉलिटी का टारगेट कंप्लीट हो गया है और हिस्ट्री का भी हो गया है। अब हमारा बचा है ज्योग्राफी का टारगेट, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।